हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड की। जब हमने लेसन नंबर 5 किया था तो वहां पर हमने म्यूटेशन पढ़ा था कि आपको पता है कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए और उसके ऊपर फिक्स पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट है। तो हमने ये देखा था कि अगर आप किसी क्रोमोसोम में या जीन लेवल पे अगर किसी भी तरह की म्यूटेशन कर दो तो उस म्यूटेशन का कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, उससे क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। तो अगर तो कोई डिलीशन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसको तो फाइंड आउट करना इजी है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, कई बार कोई जीन जो है वो ऐड हो सकती है या वो जीन लॉस हो सकती है, इसी के अकॉर्डिंगली उस जीन का फंक्शन जो है वो भी खत्म हो सकता है। अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में पॉइंट म्यूटेशंस की ही बात करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन। जब किसी जीन के सिंगल बेस पेयर में भी बदलाव आ जाए, सिंगल मतलब सिर्फ एक बेस पेयर में भी अगर चेंज आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसमें पर्सन के जो आरबीसी हैं उनकी नॉर्मल शेप ना होकर सिकल शेप हो जाती है, यानी कि वो बीच में से दब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक चेन बनती है विच इज नोन एज बीटा ग्लोबिन। लेकिन अगर उस बीटा ग्लोबिन की एक जीन के अंदर एक सिंगल बेस पेयर भी बदल जाए तो उसकी वजह से जहाँ पे अमीनो एसिड ग्लूटामेट लगना चाहिए था उसकी जगह वहां पर वेलाइन लग जाता है। तो उस सिर्फ आप कह सकते हो एक सिंगल अमीनो एसिड के बदलने से ही आपका ये डिजीज जो है पर्सन के अंदर हो सकता है। और इसके लिए मतलब आप यहाँ से ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो पॉइंट म्यूटेशन है कितनी ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगर कोडिंग करते टाइम अगर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हल्का सा भी जेनेटिक कोड अगर एक बेस पेयर भी आगे पीछे हो जाता है तो आपको कितनी ज्यादा खतरनाक डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर एक उन्होंने सिंपल से एग्जांपल दे दिया। आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया, राम हैज रेड कैप। यहाँ पर बच्चों आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं और चारों वर्ड्स में 3-3 अल्फाबेट्स ली हुई हैं। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन एक जेनेटिक कोड से किया हुआ है कि जैसे जेनेटिक कोड में एक जेनेटिक कोड में आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो यहाँ भी वही बात है। अब यहाँ पर अगर मान लो हम बात करें एडिशन की, क्योंकि हमने क्या कहा था कि पॉइंट म्यूटेशन में आपको सिंगल बेस पेयर को बदलना है। तो सिंगल बेस पेयर का बदलने का मतलब है कि या तो वहां पर कोई नई जीन ऐड हो जाएगी या वहां से डिलीट हो जाएगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन की कि अगर मान लो हम यहाँ पर सिर्फ एक लेटर बदल दें बी, सिर्फ एक बी लेटर को हम बीच में ऐड कर दें और फिर स्टेटमेंट को रीअरेंज करें। अगर आपने बी को इस पोजीशन पे बदला है तो ये बन जाएगा राम हैज BREDCAP। मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट के आने से आपका सेंटेंस जो है वो गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अब 2 लेटर्स इंसर्ट कर दो BIR तो आपका यहाँ से एक और न्यूक्लियोटाइड हट के आगे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 लेटर्स को कर दो तो आपकी स्टेटमेंट ये बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको डिलीट करो तो भी आप सेम चीज देख सकते हो। आपने क्या करना है, एक टाइम पे एक अल्फाबेट को रिमूव करो, देन अलग को रिमूव करो और फिर उसके बाद उनको ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड करने की कोशिश करो। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर आप 1 या 2 बेसिस को इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो तो उससे आपका उस कोडोन को रीड करने का जो तरीका है, यानी कि जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाता है। अगर आपने एक सिंगल या 2 बेसिस को इकट्ठे जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया या निकाल दिया, तो उसकी वजह से आपका जो उस सीक्वेंस को रीड करने का तरीका था, फ्रेम था, वो बदल जाएगा। तो इस तरह की म्यूटेशंस को बच्चों हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन की। मतलब आपने फ्रेम को ही बदल दिया, फ्रेम को ही शिफ्ट कर दिया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। और इसी तरीके से जब आपने देखा होगा कि अगर हम 3 या मल्टीपल बेसिस यानी कि बहुत सारे बेसिस को एक साथ इंसर्ट या डिलीट करवाते हैं तो आपके रीडिंग फ्रेम में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप 1 या 2 बेसिस को डालोगे तो उससे फर्क आएगा, बट अगर आप 3 को डाल रहे हो तो उससे रीड करने में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो नया कोडोन आया वो एक अलग चीज को कोड कर रहा है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बच्चों बात आती है टीआरएनए की। आज मैं आपको थोड़ा सा टीआरएनए के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम बच्चों ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो ट्रांसलेशन में आप देखोगे कि बार बार टीआरएनए आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीआरएनए क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है।
तो जैसा कि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के टाइम बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, देन हमने बात की थी राइबोसोमल आरएनए, देन टीआरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए का जो दूसरा नाम है दैट इज एडेप्टर मॉलिक्यूल। कोड होने से भी पहले फ्रांसिस क्रिक को ये पता चल गया था, या आप कह सकते हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से कोड को रीड किया जा सकता है और उसी कोड के हिसाब से अमीनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं। बट बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चर स्पेशलिटी टू रीड द कोड यूनिकली, मतलब अमीनो एसिड्स के पास ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो उनको कोड को पढ़ने में हेल्प करे। तो उन्होंने ये बताया था कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद होता है दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा एडेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद है जो यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं। पहला काम तो वो ये कर रहा है कि वो कोड को रीड करता है, मतलब उसको पता है कि ये कोड है, और दूसरा उसको ये पता है अगर ये कोड है तो मुझे इस कोड के हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड बनाना है। मतलब कि ये दोनों काम एक ही एडेप्टर मॉलिक्यूल करता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जेनेटिक कोड के बारे में पता लगने से पहले ही टीआरएनए के बारे में उनको पता लग गया था, लेकिन उस समय इसको टीआरएनए नाम ना देकर एसआरएनए यानी कि सोल्यूबल आरएनए नाम दिया गया था। और बाद में धीरे धीरे जब और डिस्कवरीज हुई तो ये पता लगा कि वास्तव में जो ये टीआरएनए ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आपको फिगर 6.12 में दिखाया गया है कि जो आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए में एक एंटीकोडोन लूप होती है। जैसे ये आपका टीआरएनए है तो इसके अंदर नीचे एक एंटीकोडोन लूप है। हमने इसको एंटी क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है टीआरएनए का काम है कोडोन को पहचानना और उसके हिसाब से अमीनो एसिड बनाना। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर एंड इसको कोडोन को पहचानने में मदद करता है, तो कोडोन के ऑपोजिट में हमने नाम दे दिया एंटीकोडोन। तो टीआरएनए के पास एक लूप है जिसे हम एंटीकोडोन लूप बोलते हैं, और उस लूप की जो बेसिस हैं वो बिल्कुल उस कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर आपका कोडोन AGU है तो इस एंटीकोडोन में बेसिस की सीक्वेंस इस तरीके से होगी ताकि जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो बनी रहे। तो A के सामने U, G के सामने C एंड U के सामने A। इसी तरीके से अगर मान लो आपका कोडोन होता है UAC तो U के सामने A के सामने U एंड C के सामने G। मतलब कि इस एंटीकोडोन लूप की कॉम्प्लीमेंटरिटी आपके कोडोन के कॉम्प्लीमेंटरिटी के बराबर होगी। इसके अलावा एक इसमें होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ सिराइन जुड़ा हुआ है, टायरोसिन। मतलब एक हिस्से पे तो इसके एंटीकोडोन लूप जुड़ी हुई है और एक हिस्से पे इसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर, मतलब जो अमीनो एसिड को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो वाला एंड है जिसके साथ अमीनो एसिड आकर बाइंड करते हैं। हर एक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक है, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए है। जब आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करना है, इनिशिएट करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल टीआरएनए होता है जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए भी बोलते हैं। स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। अलग अलग कोडोन्स के लिए टीआरएनए है, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए टीआरएनए है, बट प्रोसेस को खत्म करने के लिए टीआरएनए नहीं होता। तो इस फिगर में आप ये भी देख सकते हो कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ की तरह, मतलब पत्ते की तरह लगता है, जैसे क्लोवर का पत्ता होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो टीआरएनए जो है कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो उल्टे एल की तरह लगता है। बाकी बच्चों जब हम ऐप ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पर जनरली हम जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बनाएंगे। शायद आपकी बुक में नहीं है तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, उसमें आप इसको इस तरीके से बना के समझाओगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगी। फॉर द टाइम आपको बस ये याद रखना है, टीआरएनए इज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। इट हैज एट वन एंड एंटीकोडोन लूप which binds with the codon due to its complementarity, and on another end it has the amino acid acceptor end to which binds the different amino acids, and it can act as initiator but it cannot stop। तो इस तरीके से हमने टीआरएनए का इंट्रोडक्शन पढ़ा। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस।